ऑलराइट दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द बिगनिंग आफ्टर द एंड में। पिछले पार्ट में अपन लोगों ने देखा आर्ट गाइडियन से मिलता है, फिर इसके बाद में कुछ बच्चे मिलकर एलिजा को परेशान कर रहे होते हैं। आर्ट इन सभी लोगों को सबक सिखाने के लिए आगे बढ़ने लग जाता है। इस वाले वीडियो के बिल्कुल ही स्टार्टिंग में अपन देखते हैं जायरस सिटी के अंदर एक रथ को, जिसके अंदर बैठा होता है प्रिंस कर्टिस। कर्टिस कहता है, मैं ये बात तो समझ सकता हूँ कि मैं मदर और फादर के साथ नहीं जा पाया, लेकिन क्या इतनी बेकार तरीके से मेरे को ट्रेवल करवाना सही है? ये गार्ड कहता है, ये सब कुछ किंग के कंफर्ट के लिए किया जा रहा है और प्रिंसेस कैथलीन ने क्लियर कहा था कि वो किसी का भी ध्यान नहीं खींचना चाहती। तभी अपन देखते हैं प्रिंसेस कैथलीन को। दोस्तों, शी इज सो ब्यूटीफुल, लेकिन आफ्टर द टेसिया। कैथलीन कहती है, मैंने तो ये भी कहा था कि मैं बिल्कुल भी आना नहीं चाहती, लेकिन फिर भी मुझे आना पड़ा। कर्टिस कहता है, तुम्हें शुक्रगुजार होना चाहिए कि तुम्हारे लिए मैं हूँ, नहीं तो तुम तो दिन भर सिर्फ लाइब्रेरी में ही पड़ी रहती हो। कैथलीन कहती है, लेकिन तुम तो सिर्फ मुझे इसलिए लाए हो क्योंकि तुम्हारी फ्रेंड ने आने से मना कर दिया था। कर्टिस कहता है, इस बात को छोड़ो छाड़ो, वैसे मुझे ग्रोडर को पैलेस में ही छोड़ना पड़ा। अगर मैं अनाउंसमेंट के दौरान उसकी सैर करता तो मजा ही आ जाता। ये गार्ड कहता है, आपका बॉन्ड इस रथ जितना बड़ा है जिसकी की ट्रेनिंग पूरी नहीं हुई है, इसी कारण से ये सेफ्टी पर्पस के लिए है। इतने में ही अपन देखते हैं कैथलीन की नजर पड़ती है बाहर आर्ट के ऊपर, जो कि उन बच्चों को सबक सिखाने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। मिस्टर विंसेंट ये देखकर घबरा जाते हैं और इन लोगों को रोकने की कोशिश करते हैं ताकि ये आर्ट से लड़ने के चक्कर में मरमुरा ना जाए। ये बच्चे हंसते हुए कहते हैं, कितनी शर्म की बात है, एक बड़े आदमी को इसकी मदद करनी पड़ रही है इसे बचाने के लिए। मिस्टर विंसेंट अपने मन में कहते हैं, गधों, मैं तुम्हारी सेफ्टी के लिए कह रहा हूँ। इतने में ही आर्ट मिस्टर विंसेंट को साइड में कर देता है। यह बंदा आर्ट की ओर आगे बढ़ता है हमला करने के लिए, लेकिन आर्ट बहुत तेजी से अपनी लकड़ी को स्विंग करता है और इस बंदे को ढेर कर देता है। सामने वाले बच्चे बहुत ही हैरान हो जाते हैं, लेकिन इस बच्चे को चुल होती है। यह कहता है कि वो ऑफ गार्ड था, इसी कारण से हार गया, ज्यादा हवा में उड़ने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें बताता हूँ कि एक नोबल और तुम जैसे के बीच में क्या फर्क होता है। ऐसा कहते हुए ये बंदा बहुत तेजी से आर्ट के चारों तरफ घूमने लग जाता है आर्ट के ऊपर हमला करने के लिए, लेकिन आर्ट मस्त तरीके से इस बंदे के पिछवाड़े पर डंडा खींच के मारता है, जिससे कि डंडा और पिछवाड़ा दोनों ही टूट जाते हैं। आर्ट अपने हाथों से लड़ने का ही डिसाइड करता है और आगे बढ़ने लग जाता है। तभी ये तीसरा बंदा अपने मन में कहता है, एक ट्राइडेंट फिस्ट सबसे मजबूत होता है, इस बच्चे को सबक सिखाना होगा। लेकिन इतने में ही ये बंदा आर्ट का प्रेशर फील करता है। ये बंदा चौंक जाता है और मन में कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है, इस तरीके का प्रेशर तो मेरे फादर का भी नहीं है। और जैसे ये बंदा आर्ट के ऊपर अपने फिस्ट से हमला करता है, उससे भी पहले आर्ट इसी को एक जोर का मुक्का बजा देता है। इन लोगों का खेल खत्म हो चुका होता है, इसी कारण से आर्ट यहाँ से जाने लग जाता है। लेकिन तभी ये तीसरा बंदा वाटर मैजिक से आर्ट के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन तभी यहाँ पर प्रिंसेस कैथलीन आ जाती है, जो कि आर्ट को बचा लेती है। तभी कैथलीन एक पुरानी मेमोरी को याद करते हुए कहती है, पहले मुझे लगा कि ये लड़का भी मेरे भाई और उसके दोस्तों की तरह एकदम बचकाना है, लेकिन बाद में मुझे पता लगा कि मैं गलत हूँ। ये उस तरीके का इमेच्योर लड़का नहीं है जिस तरीके के लड़कों को मैं पसंद नहीं करती। इतने में कर्टिस भी आ जाता है, जो कि चिल्लाकर कहता है, आखिर ये किस तरीके की हरकत है। ये बच्चे प्रिंस और प्रिंसेस को देखकर डर जाते हैं और झुककर कहते हैं, यूर मेजेस्टी, मैं और मेरे दोस्त यहाँ पर एंजॉय कर रहे थे, लेकिन तभी ये बंदर आया और बिना कारण के हमें मारने लग गया। प्रिंसेस अपने मन में कहती है, ये बात जस्टिफाई नहीं करती, ऐसे में ये ड्वार्फ बंदा क्यों घायल है। कर्टिस गुस्सा करते हुए आर्ट से कहता है, क्या ये बात सच है? कैथलीन अपने मन में कहती है, बेवकूफ ब्रदर, इनकी बातों पे इतनी आसानी से भरोसा मत करो। आर्ट एकदम कर्टिस के मुंह पर कहता है, व्हाट अ जोक, और ऐसा सुनकर गार्ड गुस्से में आ जाता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई प्रिंस से इतने कैजुअली बात करने की। आर्ट इस गार्ड का हाथ पकड़ लेता है और बहुत ही सीरियस होकर कहता है, जब भी मैं कोई बकवास सुनता हूँ मुझे गुस्सा आ जाता है। ये गार्ड अपने मन में हैरान होकर कहता है, इतना छोटा बच्चा इतना ज्यादा ताकतवर कैसे? इतने
में मिस्टर विंसेंट सामने आ जाते हैं। कर्टिस मिस्टर विंसेंट को पहचान जाता है। मिस्टर विंसेंट कहते हैं मेरे भतीजे को माफ कर दीजिए, लेकिन यहाँ पर ये बच्चे लोग हैं जो कि झूठ बोल रहे हैं। कर्टिस इस बंदे की तरफ देखकर कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई झूठ बोलने की, तुम्हारा नाम क्या है? यह बंदा कहता है यूर मेजेस्टी, मेरा नाम जेमियल है, ट्राइडेंट हाउस का पहला वारिस। यह सुन के कर्टिस अपने मन में कहता है अगर ये ट्राइडेंट हाउस से है तो ऐसे में दिक्कत खड़ी हो सकती है। ट्राइडेंट हाउस एक बड़ा डोनर है हमारी फैमिली और जायरस एकेडमी दोनों के लिए। इतने में ही प्रिंसेस अपना मुंह खोलती है जो कि जेमियल के मैजिक यूज के ऊपर बैन लगाने वाली होती है, लेकिन कर्टिस कैथलीन को रोक देता है और कहता है किसी को भी सीरियस इंजरी नहीं हुई है, तो अगर किसी को प्रॉब्लम नहीं है तो सभी इस मैटर को खत्म करो। जेमियल खुश होते हुए अपने मन में कहता है जितना गोल्ड मेरे फादर इस किंगडम में बहाते हैं उस हिसाब से प्रिंस भी मुझे हाथ नहीं लगा सकता। इतने में ही आर्ट कहता है अंकल विंसेंट आपके पास 2-वे कम्युनिकेशन स्क्रोल है ना? आर्ट इस स्क्रोल को ले लेता है और कहता है सिंथिया गुड स्काई। ऐसा सुनकर जेमियल अपने मन में कहता है इसकी हिम्मत कैसे हो गई जायरस एकेडमी की डायरेक्टर को डायरेक्ट कॉल करने की। जैसे ही डायरेक्टर सिंथिया सामने आती है आर्थर कहता है ये मैं हूँ आर्थर लेवाइन। यह सुन के डायरेक्टर सिंथिया बहुत ही खुश हो जाती है और कहती है मैं खुश हूँ तुमने मुझसे बात करी, बहुत ही लंबा समय हो चुका है। जिस टोन में डायरेक्टर सिंथिया ने आर्ट से बात की होती है यहाँ पर मौजूद सभी लोग हैरान हो जाते हैं। आर्ट कहता है मैं जेमियल ट्राइडेंट और उसके दोस्तों के ग्रुप को जायरस एकेडमी से बाहर निकलवाना चाहता हूँ, रेस के नाम पर बुली करने के लिए और लिथल मैजिक इस्तेमाल करने के लिए, और वो भी सिटी के बीचों बीच में। जेमियल ट्राइडेंट का नाम सुनते ही डायरेक्टर सिंथिया भी थोड़ी हैरान हो जाती है। यह देखते हुए जेमियल अपने मन में कहता है भले ही ये डायरेक्टर को पर्सनली थोड़ा बहुत जानता है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी न है डायरेक्टर मेरे खिलाफ में डिसीजन लेंगी। मेरी फैमिली ने काफी कुछ दिया है इनकी एकेडमी को। आर्ट कहता है ये इसके बदले में है अगर आप अभी भी मुझे अपनी एकेडमी में अटेंड कराना चाहती है। ऐसा सुनते के साथ ही डायरेक्टर सिंथिया कहती है ठीक है वो लोग निकल चुके हैं। एक बार इन सभी का रिएक्शन देखो, इन साइड वालों की हालत ही खराब हो चुकी है। कर्टिस आर्ट से कहता है मुझे माफ करना मेरे बिहेवियर के लिए, मुझे किसी पे भी इतनी आसानी से विश्वास नहीं करना चाहिए। आर्ट कहता है मुझे भी माफ करना, मैं भी अपने इमोशन से कंट्रोल खो बैठा था। कर्टिस कहता है अच्छा हुआ वो लोग जायरस एकेडमी से निकल गए, इस कॉन्टिनेंट के ऊपर रेसिज्म की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा कहते हुए कर्टिस अपने रथ में वापस आ जाता है और कैथलीन से बातचीत करने लग जाता है, लेकिन कैथलीन कर्टिस को सिर्फ इग्नोर कर रही होती है और आर्ट को ही देखे जा रही होती है। एकदम से कैथलीन उठ जाती है और आर्ट से कहती है क्या तुम किसी दिन साथ में टी पीना चाहोगे? आर्ट जवाब देता है ठीक है। कैथलीन जाते हुए कहती है स्कूल में मिलते हैं। भाई अभी अभी जो हुआ होता है उसके ऊपर एक बार एलिजा का रिएक्शन देखो और उसके बाद में कर्टिस का भी रिएक्शन देखो। अब दोस्तों क्या तुम्हें नहीं लगता कि अब आर्ट को सिर्फ एलिजा के ऊपर रिस्क फैलाने की जरूरत है, फिर इसके बाद में वो तीनों रेसेस के किंगडम को कंट्रोल कर सकता है। और अगर भाई लोगों ऐसा भी नहीं होता तो ये कमीना आर्ट एल्फ किंगडम और ह्यूमन किंगडम के बीच में वॉर करा के ही मानेगा। अगले सीन में अपन देखते हैं फाइनली वो टाइम आ चुका होता है जब अनाउंसमेंट होने वाली है। आर्ट अपने मन में कहता है बहुत जल्द इन सभी लोगों को पता चलने वाला है न्यू कॉन्टिनेंट के बारे में, लेकिन प्रॉब्लम वाली बात ये है कि वो कॉन्टिनेंट न जाने कब से अपने ऊपर नजर रख रहा है। क्या मैंने ये सही किया अपनी पहुंच को स्टीम इंजन की मदद से न्यू कॉन्टिनेंट तक बढ़ाकर? इसी के साथ यहाँ पर मैजिक के जरिए एक बहुत ही बड़ी प्रोजेक्टर की तरह स्क्रीन आ जाती है जहाँ पर अपन देखते हैं तीनों रेसेस के किंग्स और क्वींस मौजूद होती है। किंग अनाउंस करते हैं पहले जो कुछ भी हुआ था उन सभी बातों को भूल भुलाकर अब टाइम आ चुका है यूनिटी बनाने का। 2 साल पहले हमने ये अलाउ कर दिया था कि सेपाइन के अंदर कोई सी भी रेस एडवेंचरर बन सकती है। इसके बाद अपन लोगों ने ये माइलस्टोन अचीव करी कि जायरस एकेडमी के अंदर कोई सी भी रेस स्टडी कर सकती है। मुझे पता है आप लोगों के लिए पुरानी दुश्मनी को भुलाना मुश्किल हो सकता है, लेकिन आगे बढ़ने के लिए ये जरूरी है। इसके बाद एल्फ किंग कहते हैं किंग ग्लाइडर पहले ही काफी कुछ बता चुके हैं, लेकिन अभी भी अपने कॉन्टिनेंट में बहुत सारी जगह ऐसी है जिसे कि एक्सप्लोर नहीं किया गया है, वो जगह खतरनाक है
और इसके अलावा आज के दिन हम यहाँ पर ऑफिशियली अनाउंस करते हैं कि एक नए कॉन्टिनेंट पाए जाने के सबूत मिले हैं। ऐसा सुनते के साथ ही लोगों के बीच में हलचल मच जाती है। एल्फ किंग आगे कहते हैं, हम खुद भी उस कॉन्टिनेंट के बारे में कुछ भी नहीं जानते। वहाँ पर मिस्ट्रीज, एडवेंचर और खतरे सब कुछ ही मौजूद हो सकता है। ऐसा पता लगा है कि वो लोग यहाँ तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं और लगता है दोनों साइड पर ही ऐसी टेक्नोलॉजीज नहीं है जिससे कि एक दूसरे तक पहुंचा जा सके। इतने में ही एकदम से ड्वार्फ किंग उठकर कहते हैं, चुप हो जाओ। जैसा कि आल्डविन ने सभी लोगों को बताया, अपन उन लोगों के बारे में कुछ भी नहीं जानते। इसी कारण से अब टाइम आ चुका है आपस की लड़ाई को बंद करके साथ खड़े होने का। भले ही अपन तीनों की रेसेस अलग है, लेकिन अपन सभी डिकेथिन कॉन्टिनेंट पे ही पैदा हुए हैं और मुझे इस बात के ऊपर प्राउड है डिकेथिन कॉन्टिनेंट से होने का। मैं चाहता हूँ कि अपनी न्यू जनरेशन भी ऐसा ही फील करे। तो मुझे बताइए आप कैसा फील करते हो। ऐसा सुनते ही सभी लोग तालियां बजाने लग जाते हैं। ड्वार्फ किंग आगे कहते हैं कि तीनों रेसेस को काम करने के लिए बहुत ही एफर्ट और टाइम लगने वाला है। इसी कारण से हम लोग 6 लोगों को आगे कर रहे हैं जो कि ये काम करने में मदद करेंगे। रॉयल फैमिलीज का मानना है ये 6 लोग सबसे बहादुर, इंटेलिजेंट और पावरफुल है। इन 6 लोगों का काम होगा साथ मिलकर डिकेथिन की सेफ्टी को मैक्सिमाइज किया जाए। इन 6 लोगों को 6 लांसेस कहा जाएगा। इसी के साथ दोस्तों ये 6 लांसेस सामने आते हैं और रिंग पहनते हैं। और भाई साहब इन 6 लेंसेस में से एक बंदा होता है ल्यूकस का बड़ा भाई, जिसका की नाम है बेरन वाइक्स। बेरन को देखकर आर्ट अपने मन में कहता है, ल्यूकस के धोखे के कारण हमारे साथियों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी और फैमिली पावर के कारण से ल्यूकस को उसकी गलती की कोई भी सजा नहीं मिली। मुझे ऑलरेडी वार्निंग मिल चुकी है कि अगर मैं कुछ भी ल्यूकस के साथ करता हूँ तो उसके बड़े भाई के कारण मुझे अपनी जान गंवानी पड़ सकती है। और अब ल्यूकस का बड़ा भाई ना ही सिर्फ एक पावरफुल मेज है बल्कि अब एक लांस भी बन चुका है। इसी के साथ अगले सीन में अपन देखते हैं शाम के टाइम पर आर्ट तैयार हो रहा होता है अपनी सिस्टर की बर्थडे पार्टी के लिए। मिस्टर विंसेंट ने एली की बर्थडे पार्टी पर भी काफी खर्चा किया होता है और इधर हम देखते हैं एलिजा एक लड़की के सामने फ्लर्ट कर रहा होता है, लेकिन एलिजा गलती से खुद के शर्ट पर जूस गिरा लेता है जिससे कि उसका इंप्रेशन इस लड़की के सामने खराब हो जाता है। थोड़ी ही देर बाद रे आर्ट और एली को साथ में डांस करने के लिए अनाउंसमेंट कर देता है और ये देखकर एलिस अपने मन में कहती है, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी, इन लोगों ने कोई भी प्रैक्टिस थोड़ी न की है। एली कहती है, मदर अब मैं क्या करूं, मैं डांस थोड़ी न कर सकती हूँ। लेकिन इतने में ही आर्ट आगे आता है और एली को डांस कराने के लिए सामने लेके चला जाता है। आर्ट को अपनी पिछली लाइफ के डांस लेसन्स याद होते हैं। इस कारण से आर्ट एली से इतना अच्छा डांस करवाता है कि सभी के सभी लोग बस देखते ही रह जाते हैं। जैसे इन लोगों का डांस खत्म हो जाता है अपन लोग देखते हैं भाई साहब यहाँ पर गाइडियन आ जाता है जो कि आर्ट से कहता है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। इसी मोमेंट पर अपन बाहर की साइड देखते हैं भाई साहब अपनी टेसिया को, जो कि आर्ट की सिस्टर के लिए प्रेजेंट छोड़कर यहाँ से चली जाती है। टेसिया आर्ट से यहाँ पर नहीं मिलती क्योंकि टेसिया चाहती है कि वो आर्ट से स्कूल में मिले। तो फाइनली दोस्तों माय प्रिंसेस टेसिया इज बैक। इधर की साइड पर गाइडियन आर्ट से कहता है, जो ब्लूप्रिंट तुमने दिया था उसकी मदद से जो डिजाइन मैंने सबमिट किया है उसे काउंसिल ने अप्रूव कर दिया है और कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। दोस्तों यहाँ पर काउंसिल से मतलब किंग्स एंड क्वींस से ही है, मतलब इन्हीं लोगों से अप्रूवल मिल चुका है शिप बनाने का या फिर स्टीम इंजन से कुछ भी। आर्ट कहता है, कांग्रेचुलेशन, तुम्हें तो इसके बदले में काफी अच्छा खासा इनाम मिला होगा। गाइडियन कहता है, पैसा और फेम ऐसी चीज है जिसकी मुझे अब बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मुझे ऐसी चीज की जरूरत है जो कि काउंसिल के पास भी नहीं है। इतने में ही अपन देखते हैं यहाँ पर गाइडियन के फैंस आ जाते हैं जो कि गाइडियन को पहचान कर उससे बातचीत करने लग जाते हैं। आर्ट गाइडियन को इन लोगों के साथ में छोड़कर भाग जाता है। तभी अपन देखते हैं आर्ट के पास लिलिया आ जाती है। लिलिया कहती है, माफ करना, मैं पार्टी में थोड़ा लेट पहुंची और मुझे पहले एली को कांग्रेचुलेशन करना था, इसी कारण से मैं तुमसे मिल नहीं पाई। आर्ट कहता है, कोई बात नहीं, तुम्हारे पेरेंट्स ने बताया कि तुम स्टूडेंट काउंसिल की सेक्रेटरी के तौर पर कितनी ज्यादा बिजी हो चुकी हो। वैसे इस बात को छोड़ो छाड़ो, तुमसे मिलकर खुशी हुई, अपन लोगों को मिले हुए बहुत ही लंबा समय हो चुका है। लिलिया आर्ट को नोटिस करते हुए अपने मन में कहती है, क्या आर्ट हमेशा से ही मुझसे इतना लंबा था?
इन दोनों के बीच में नॉर्मली बातचीत होने लग जाती है। तभी आर्ट कहता है वो लड़के अपनी साइड पर ही देख रहे हैं, तुम तो जरूर से लड़कों के बीच में काफी पॉपुलर हो। लिलिया एकदम हड़बड़ा कर कहती है ये क्या है, मेरा तो कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है, वैसे भी मेरी लाइफ में जो इतने बदलाव आए हैं उनका कारण तुम हो। आर्ट कहता है तो अगर ऐसी बात है तो तुम जिस भी लड़के को मेरे सामने लाओगी मैं उसे अप्रूव कर दूंगा, भले ही अंकल विंसेंट को पसंद आए या ना आए। भाई लोगों अपन लिलिया के चेहरे से क्लियर देख पा रहे हैं लिलिया भी काफी कुछ आर्ट के लिए फील करती है। लिलिया कहती है अच्छा ठीक है। इतने में यहाँ पर गाइडियन आ जाता है और लिलिया को यहाँ से भेज देता है। गाइडियन कहता है तुम तो लड़कियों के बीच में काफी पॉपुलर हो, ऐसा लगता है उस लड़की को तुम पर क्रश है। आर्ट कहता है ये बात मुझे भी पता है, लेकिन मेरी कारण से उसकी लाइफ में काफी कुछ चेंज हुआ है, इसी कारण से उसकी फीलिंग्स मेरे लिए कोई भी लव या फिर लाइक करने जैसी नहीं है, बल्कि थैंकफुल रिस्पेक्टफुल है। उसे इस बारे में अभी नहीं पता, लेकिन फ्यूचर में वो जरूर से पता कर लेगी कि उसकी फीलिंग्स सिर्फ इन्फेक्चुएशन है एक हीरो के लिए। गाइडियन कहता है इस टाइप की सिचुएशन में भी तुम तो काफी ज्यादा मेच्योर लगते हो। आर्ट कहता है तुम यहाँ पर मेरा लव के ऊपर डिस्कशन सुनने के लिए थोड़ी ना आए हो, तुम यहाँ पर अब क्यों आए हो। गाइडियन कहता है तुम्हारे पास एक ऐसी चीज है जो कि किसी और के पास नहीं मिल सकती और वो मुझे चाहिए, और वो चीज है तुम्हारा नॉलेज। आर्ट कहता है तुम्हें स्टीम इंजन का ब्लूप्रिंट देने के बाद मैंने भी ये सोचा था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अब इस वर्ल्ड के साथ ज्यादा छेड़खानी ना हो। मेरे हिसाब से जिस तरीके से ये वर्ल्ड चल रहा है उसी तरीके से इसे चलते रहने देना चाहिए। ऐसा सुनकर गाइडियन खुश हो जाता है और कहता है तो इसका मतलब तुम्हारे पास और भी आइडियाज है जो कि इस वर्ल्ड को चेंज करने की कैपेसिटी रखते हैं। आर्ट अपने मन में कहता है इसके कानों में सिर्फ वही बात घुसती है जो कि ये सुनना चाहता है। आर्ट गाइडियन को डराते हुए कहता है मैं तुम्हें एक बात पहले ही क्लियर कर देता हूँ, मैं तुम्हारी किसी भी सेल्फिश इच्छा को पूरा नहीं करना चाहता। गाइडियन कहता है ठीक है मैं समझ गया, लेकिन कैसा रहेगा अगर अपन लेन देन करें। मैं तुमसे ऐसा कोई भी इन्वेंशन नहीं चाहता जिससे कि ये वर्ल्ड बदल सके, मैं सिर्फ तुम्हारे दिमाग का बीच बीच में कभी जभी इस्तेमाल करना चाहता हूँ। इसके बदले में मेरी तरफ से तुम्हें कभी भी कुछ भी जरूरत हो तो तुम मुझे याद कर सकते हो। तुम्हें ये डील कैसी लगी, क्या तुम इसे एक्सेप्ट करते हो। और दोस्तों आर्ट इस डील को एक्सेप्ट कर लेता है। अगले सीन में अपन देखते हैं एली अपने सारे बर्थडे गिफ्ट को ओपन कर रही होती है और यहाँ पर अपन देखते हैं टेसिया ने एली को एरो और बो दिया होता है ताकि वो खुद की मदद खुद से कर सके, आर्ट के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट ना हो। यह सभी लोग सोच रहे होते हैं कि आखिर ये किसने दिया होगा। मिस्टर विंसेंट कहते हैं इसका डिजाइन एल्व्स की तरह है। यह सुनकर आर्ट समझ जाता है कि आखिर वो कौन हो सकता है कि जिसने एली को ये एरो और बो गिफ्ट किया है। इसके बाद सबसे लास्ट में आर्ट अपनी साइड से भी फोनिक्स वाइम वाले पेंडेंट्स अपनी मदर और सिस्टर को गिफ्ट दे देता है। आर्ट कहता है अगर किसी कंडीशन में मैं या फिर फादर यहाँ पर नहीं होंगे तो ऐसे में ये पेंडेंट आप दोनों को सेफ रखेगा। इन दोनों को ये पेंडेंट बहुत ही अच्छा लगता है। मिसेस हेस्टी को भी ये पेंडेंट बहुत ही पसंद आया होता है। मिस्टर विंसेंट कहते हैं हनी अनफॉर्चुनेटली मैं ये तुम्हें नहीं दिला सकता क्योंकि ये पूरी दुनिया में सिर्फ 2 ही मौजूद है। ठीक है दोस्तों, इस वाले वीडियो में इतना ही। मिलते हैं कल के दिन 8 बजे। सारे के सारे भाई लोग वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर देना। मिलते हैं कल के दिन, बाय बाय।